कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और अपने अपने घर पे सुरक्षित होंगे। पिछली बार दो कहानियों के साथ में 10 एप्पल और वेंटिलेटर के बारे में मैंने अपने आपके साथ साझा किया था। आज फिर दो कहानियों के साथ में आया हूँ। पहली कहानी शुरुआत में करेंगे और जो दूसरी कहानी है उसके साथ में बात का अंत करेंगे। तो पहली कहानी है, वक्त खराब ना करते हुए पहली कहानी पे आते हैं। पहली कहानी है ईश्वर में विश्वास। एक व्यक्ति था, ईश्वर में उसका अपार विश्वास था, आस्था थी, और वो जो इंसान है वो किसी भी सिचुएशन के अंदर ईश्वर को याद करता था और वो ये सोचता था जो कुछ भी घटनाक्रम हो रहा है वो भगवान ही कर रहे हैं, ईश्वर ही कर रहे हैं, परमपिता परमेश्वर ही कर रहा है या ऊपर वाला ही कर रहा है। एक बार जिस शहर में वो रहता था वहाँ पे बाढ़ आई और बाढ़ के अंदर जो है बाढ़ बहुत खतरनाक बाढ़ आई और पानी जो है धीरे धीरे शहर में घुसता चला गया। सभी लोग, शहर के लोगों को प्रशासन ने कहा कि आप इस बाढ़ जो खतरनाक स्तर पे पहुंचने वाली है, आप जल्द से जल्द इस शहर को छोड़ दीजिए, बाहर निकलिए। धीरे धीरे शहर खाली होना शुरू हुआ। उस व्यक्ति से जब सब ने पूछा कि भाई आप भी चलो, तो उसने कहा कि नहीं, ईश्वर मेरे साथ है और ईश्वर मुझे बचाएगा। पानी का स्तर थोड़ा बढ़ा हुआ। व्यक्ति थोड़ा सा 2-3 मंजिला मकान में रहता था, तो पहली मंजिल पे चला गया। वहाँ पे कुछ नाव वाले आए, उन्होंने कहा कि भाई साहब चलिए आप हमारे साथ में। और व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मुझे ईश्वर पे भरोसा है और ईश्वर मुझे बचाएंगे। थोड़ा सा स्तर पानी का और ऊपर उठा तो व्यक्ति दूसरी मंजिल पे चला गया। तो वहाँ पर जो है सरकार के और लोग आए और उन्होंने कहा कि भैया देखिए अब स्तर बहुत बढ़ रहा है, आपको जगह छोड़ देनी चाहिए। उसने कहा नहीं, मुझे ईश्वर पे पूरा भरोसा है। फिर पानी का स्तर बढ़ा, तीसरी मंजिल आ गई। तीसरी मंजिल पे जब वह पहुंचा, हेलीकॉप्टर आया, हेलीकॉप्टर वाले को उसने मना कर दिया। अंत में उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद में जब वो ऊपर वाले के पास पहुंचा और उसने ऊपर वाले से कहा कि प्रभु मेरी आप पे इतनी आस्था थी, आपने मुझे ऐसा क्यों मार डाला? तो ईश्वर ने कहा कि देख भाई, मैं तुझे बचाने 3-4 बार मैंने अलग अलग लोगों को भेजा, सारे काम किए, और तुझे मेरे पे भरोसा था तो तुझे ये भी यकीन रखना चाहिए था कि जो लेने वाले आ रहे हैं उनको मैं ही भेज रहा हूँ, पर तूने वो चीज़ समझी नहीं और अंत में आपके कर्मों का फल तो आपको मिलना तय ही है। तो कभी कभी ईश्वर के फैसलों को, ईश्वर के विश्वास को हम अति विश्वास मान लेते हैं और हमको ऐसा लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो ईश्वर ही करवा रहा है, जबकि ईश्वर शायद कुछ और चाह रहा होता है और उसके इशारे, उसकी चीज़ें हमें दे रहा होता है। ये स्टोरी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। आप लोगों ने पहले सुनी होगी और मैंने भी सुनी। मेरे को इसमें आज के संदर्भ में मेरे इसमें कुछ चीज़ें समझ में मुझे आई। तो बात ये है कि आज की डेट में कोरोना को लेकर के हम सब बहुत चिंतित हैं, बहुत ही इसके ऊपर काफ़ी सारी बातें हो गई हैं। भारत में आए हुए और भारत में लॉकडाउन की पालना करते हुए लगभग 50 दिन से ऊपर हो गए हैं। वैश्विक स्थितियां हम देख रहे हैं। हमारी सोच शुरू में कुछ और थी, आज कुछ और बदल गई है। और आज हम अपने परिवार के बारे में, आने वाले दिनों के बारे में, हम बचा खुचा धनराशि के बारे में, भविष्य के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, लोन के बारे में, रुपए पैसों के बारे में और इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी कुछ सोचने लगे हैं, काफ़ी कुछ डिस्कस करने लगे हैं। तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले जो मेरे दिमाग में आई वो ये आई कि किसी भी सिचुएशन के प्रति रेस्पोंड करना सबसे महत्वपूर्ण होता है कि पहले हम सिचुएशन को समझें और उसके बाद में हम उसका रेस्पोंड कैसे करते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण ये बात है। तो अभी तक के जो घटनाक्रम मैं हूँ और मेरी जितने लोगों से बातें हुई हैं, जितने लोगों से चर्चाएं हुई हैं, उसके अनुसार मैंने उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से, स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर उसको बताने की, समझने की कोशिश की है। मैंने सभी चीज़ें सिले सिलेवार समझी, लिखी और मुझे लगा कि ये सारी बातें आप लोगों के साथ में साझा करनी चाहिए ताकि हम किसी कंक्लूजन पे पहुँचें। तो सिले सिलेवार के अंदर मैं बता रहा हूँ कि जब हमें इस पैंडेमिक का पता चला और ये पैंडेमिक जब स्टार्ट हुआ तो हमें सबको ही जैसे जानकारी है कि ये वुहान, चाइना से स्टार्ट हुआ। तो हम लोगों ने शुरू में बातें शुरू करी कि यार ये तो वुहान में एक वायरस आया है और ऐसे ऐसे कोरोना है, उससे लोग मर रहे हैं। फिर हम चर्चा करने लगे, अमेरिका में आ गया, यार ये इटली में आ गया, ये फ्रांस में आ गया और भारत में तो अभी नहीं आया है।
फिर हमारी चर्चाओं के दौर बदले, हमने कहा ये भारत में भी आ गया है। फिर हमने चर्चा करी कि यार ये भारत में आ गया, अभी दिल्ली में आया है, अच्छा थोड़ा सा मध्य प्रदेश में आ गया, गुजरात में आ गया, अच्छा राजस्थान में आ गया। पहले हमने बात करी चलो अभी 10 ही केस हैं, अभी पर डे 5 ही आ रहे हैं। फिर हमने बात करी 10 आ गए, 100 आ गए, 300 आ गए, और अब ये श्रृंखला बढ़ती बढ़ती 1000 तक पहुंच गई है। बीच में हमारी सोच में ये भी आया, जब ये भारत में आया था या बहुत ही कम स्तर पे फैला था, इसका प्रभाव इतना नहीं था, तब हमारे दिमाग में ये बातें भी आई कि हम शाकाहारी हैं, ये तो मांसाहारी कोई होता है। भारतीयों की इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी होती है, भारत के अंदर कुछ क्षेत्रों के अंदर टेम्परेचर बहुत हाई होता है, वहाँ पे ये नहीं आएगा, आएगा तो कमज़ोर पड़ जाएगा, कुछ दिनों तक रहेगा। अप्रैल मई आते आते टेम्परेचर जब हाई होगा तो ये अपने आप ख़त्म हो जाएगा। इस तरह की बातें हमने बातें करी। हमारी सोच, हमारा जो रेस्पॉन्ड सिस्टम था वो इस तरह से काम कर रहा है, आज भी कर रहा है। फिर हमने अपने रेस्पॉन्ड सिस्टम को बदला, हम थोड़ा सा मीडिया में घुसे, सोशल मीडिया में घुसे, और फिर हम अर्थव्यवस्थाओं पे बात करने लग गए। हमने कभी मज़दूरों की समस्या पे बात करी, कभी हम कर्फ्यू को सख्ती को लेकर के बात करने लगे, कभी कर्फ्यू की ढील को लेकर के बात करने लगे, कभी शराब की दुकानों को खोलने के लिए बात करने लगे, कभी जो है मज़दूरों की भीड़ को देख करके उनके लिए हम चिंता जाहिर करने लग गए, या उनको जिस प्रकार भेजा जा रहा है उसके ऊपर हम सोचने लगे। पहले हमने किस तरह से रेस्पॉन्ड किया? हमने पहले रेस्पॉन्ड किया कि जैसे लॉकडाउन हुआ, हम राशन का सामान लेकर के आए, उसे 2-3 दिन बाहर रख दिया। फिर उसके बाद में हम 10 दिन तक किराने पे नहीं गए। फिर हमने दूध लेना ही शुरू किया, सब्जी के अंदर भी हमने आलू और प्याज ही लेना शुरू किया, और धीरे धीरे 10 दिन बीते, हमने टमाटर लेना भी शुरू किए। उसके बाद हम धनिया पे भी आ गए, हम मिर्च पे भी आ गए, और धीरे धीरे हमें लगने लगा कि ठीक है, ये तो खाया ही जा सकता है, फ्रूट भी खाए जा सकते हैं, फ्रूट में आम खा सकते हैं तो अंगूर भी खा सकते हैं। पहले सब्जियों को 2 दिन पहले धो के 2 दिन तक रखते थे, अब 1 दिन रखते हैं, अब शायद कुछ घंटों तक रखते हैं। पहले बाहर जाते थे तो बाहर जाने के आने के बाद तुरंत नहाते थे, या बाहर जाते ही नहीं थे, अब किसी कारणवश जाना पड़ा तो आते ही नहाते थे, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करते हैं, सब चीज़ें करते थे। यानी हम अपने आप को बहुत ही सुरक्षा चक्र के अंदर जो है, हम उस सिचुएशन का उस तरह से रेस्पॉन्ड पहले 10 दिन और पहले 15 दिनों में किया। मैं सिले बार इसलिए बता रहा हूँ कि हम कैसे हमारा थॉट प्रोसेस धीरे धीरे चेंज होता है, और ये स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो शायद कंक्लूजन तक पहुँच पाएंगे। हमारे अंदर ज्ञान और जानकारी हमने जुटाना शुरू करी। हाइपोक्लोराइड क्या काम करता है, सैनिटाइज़र क्या काम करता है, सोडा का क्या काम करता है, सब्जी कैसे धोनी चाहिए, पोछे कैसे लगने चाहिए, घर में किन किन सुरक्षा चक्रों का इस्तेमाल करना चाहिए, ये जानकारी हमने जुटाना शुरू करी। और धीरे धीरे हम 50 दिनों के अंदर हम आते आते काफ़ी हम नॉर्मल हो गए। अब हो क्या रहा है कि अब हम सब्जी बहुत आराम से ले रहे हैं, किराने पे ऑलमोस्ट हम 1-2 दिन छोड़ के जाना शुरू कर चुके हैं, घर के अंदर डिमांड्स बढ़ने लगी है, और हम नॉर्मल होने लगे हैं कि ठीक है, अब तो सब कुछ नॉर्मल सा हो गया, दुकानें भी खुल गई, लोग भी निकल रहे हैं, तो मैं भी निकल सकता हूँ, परिवार का एक मेंबर भी बाहर जाने लग गया है, और आने के बाद में जो है सैनिटाइज भी कर लेता होगा, हाथ साबुन से अच्छी तरह से धो लेता होगा, नहाना भी शायद ज़रूरी नहीं समझते हैं कि चलो ठीक है। तो हम धीरे धीरे नॉर्मल हो रहे हैं। तो क्या ये नॉर्मल हो जाना चाहिए हमें? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सिचुएशन के प्रति हम किस प्रकार रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये हमें अभी समझना पड़ेगा। देखिए, हम सभी की सोच ऐसी है कि हम हेलमेट भी तभी लगाते हैं जब हमें कानूनी दिक्कत होती है। सीट बेल्ट भी मैं सभी की बात नहीं कर रहा, 5% लोग हमेशा लगाते होंगे, 10% लोग हमेशा लगाते होंगे। सीट बेल्ट है, ड्राइवर हमेशा लगाता है, पड़ोस वाला ठीक है ज़रूरी है तो लगा लिया, जहाँ पे ट्रैफिक के रूल्स का पालन करना है वहाँ लगा लिया, जहाँ पे नहीं है, सिटी में ही तो जा रहे हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे, घर के बाहर ही तो जा रहे हैं। ये बेसिकली किसी भी सिचुएशन के प्रति हमारा रेस्पॉन्ड करने का एक तरीका है। क्या इतना जल्दी, इतना सब कुछ, इतना नॉर्मल हमें हो जाना चाहिए? आज तक हम 50 दिनों तक अगर बचे हुए हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे बाहर ना जाना, लॉकडाउन हो जाना और इन चीज़ों का बहुत बड़ा हाथ है। जानकारी होना, सुरक्षा के उपकरणों का इस्तेमाल करना, सुरक्षित रहना, होकर के अगर कोरोना से बचा जा सकता तो आज हमारे स्वास्थ्य कर्मी, कोरोना वॉरियर्स, पुलिसकर्मी
बहुत सारे हमारे ऐसे जानकार जो कि सुरक्षा के सारे उपाय अपनाते हैं और वो कहीं ना कहीं कोरोना वॉरियर्स हैं। वो संक्रमित, उनकी जो संक्रमित होने की संभावनाएं थी, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे उपकरण इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा सावधानियां बरतते हैं, सरकार का सिस्टम भी उन पर काम करता है, लेकिन अगर वो भी संक्रमित हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक छोटी सी चूक, छोटी सी गलती, छोटा सा एक ऐसा कोई कार्य रहा होगा जिसकी वजह से संक्रमण उन तक पहुंचा। तो आज हम अगर किसी ऑफिस जा रहे हैं, कोई व्यवसाय कर रहे हैं, सब्जी लेने जा रहे हैं, अपने किसी ज़रूरी कार्य से बाहर जा रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि हम ईश्वर पे भरोसा ना करें, क्योंकि ईश्वर ये चाहता है कि आप उपकरण साथ लेके जाएं। सभी राष्ट्र अध्यक्षों ने ये बोला है कि ये युद्ध की स्थिति है और युद्ध बिना हथियारों के कभी लड़ा नहीं जाता है। हमें नॉर्मल होने की बजाय न्यू नॉर्मल होने की ज़रूरत है। हमको ये समझना पड़ेगा कि अब सुरक्षा उपकरण हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और ये सुरक्षा उपकरण एक अच्छी क्वालिटी का मास्क, फेस शील्ड, दस्ताने, सैनिटाइज़र, हाइपोक्लोराइड, घर पे आते ही सारे कपड़े खोल करके उनको भिगो देना, कम से कम 5 से 10 मिनट वो साबुन या सर्फ में भिगोए हुए रहें, और बिना संपूर्ण कपड़े धोए, बिना नहाए हुए अपने बाथरूम से बाहर नहीं आना, किसी भी चीज़ को टच नहीं करना है। हमें ये समझना पड़ेगा कि हम घर के बाहर कमाने नहीं जा रहे हैं, हम घर के बाहर कोरोना से लड़ने जा रहे हैं। हमें वापस आने के बाद हमें पता नहीं है कि हम जीत के आए हैं कि हम हार के आए हैं, और अगर हम हार के आते हैं तो हम हमारे घर पे पैसे नहीं लाते, हमारे घर पे हमने हमारे परिवार को एक बहुत बड़े संकट में डालने का हम कारण बनने जा रहे हैं। न्यू नॉर्मल होना बहुत आवश्यक है। नॉर्मल होने का अभी समय नहीं आया है, अभी हमें परिणाम नहीं पता है। बहुत सारे व्यापारी, किराने के व्यापारी, फार्मास्यूटिकल्स वाले, मेडिकल स्टोर वाले, लेबोरेटरी वाले, हॉस्पिटल वाले, पुलिस वाले, नर्सेज, कोई भी कोरोना वॉरियर जिसने मल्टीपल लोगों से मुलाकातें की है, ट्रांजैक्शंस किए हैं, वो बहुत बड़े खतरे में हैं, और बहुत ज़्यादा लोग सिर्फ अपना बचाव करते हुए भी ड्यूटी की वजह से ही संक्रमित हुए हैं। ये बहुत ही कठिन समय है। अर्थव्यवस्थाओं के बारे में सोचना, घर के भविष्य के बारे में सोचना, कामकाज के बारे में सोचना, धन के बारे में सोचना कोई भी गलत कार्य नहीं है, लेकिन ये स्थिति युद्ध की स्थिति है। हम किसी भी युद्ध को तभी जीत सकते हैं जब हम स्वयं सुरक्षित रहते हुए लड़ाई लड़ें। अगर हम ही शहीद हो गए तो वो युद्ध बेमानी हो जाता है। यहाँ पे हमारी एक छोटी सी गलती सिर्फ हमको ही ये युद्ध नहीं हराएगी, हमारे पूरे परिवार को ये युद्ध हरा सकती है। जब भी कोई व्यवसाय चालू करते हैं, किसी नौकरी पे जाते हैं, तो उस नौकरी से संबंधित कुछ खर्चा हम करते हैं। अगर आज की डेट में हमारा जाना बहुत ज़रूरी है और बहुत ही कैलकुलेट हमने कर लिया है कि नहीं मुझे जाना है, तो हमारे कुछ खर्चे हमारे को जीवन का हिस्सा बनाने पड़ेंगे। कार में, स्कूटर पे, बाइक पे जाने से पहले उसे पूरा डिइंफेक्शन करना, जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ से वापस लौटते वक्त उसको वापस डिइंफेक्शन करना, एक बहुत ही अच्छी कंपनी का मास्क और उसके साथ में फेस शील्ड लगाना। आप आज देख रहे होंगे, मैं आज देख रहा हूँ, मास्क की हमें प्रैक्टिस नहीं है। मास्क जब भी हम लगाते हैं हर 5 मिनट में, 10 मिनट में हमारा हाथ मास्क पे जाता है, मास्क नाक से निकल के और मुंह तक आ जाता है, फिर हम उसे वापस ऊपर करते हैं। कई बार नहीं भी करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि जिससे हम बात कर रहे हैं वो हमारा जानकार है। एक छोटी सी गलती हमें ये पूरा युद्ध हरा सकती है, और सज़ा हमें पता है। युद्ध में एक ही सज़ा होती है, आपने गलती की और आप मृत्यु को प्राप्त हो गए। यहाँ पे स्वयं के मृत्यु का ही अगर सवाल होता तो भी ठीक था, यहाँ पे सामूहिक परिवार और आस पड़ोस की मृत्यु का विषय भी है। मेरे को ऐसा लगता है कि कोरोना से अभी निपटने के लिए अभी हमें जो न्यू नॉर्मल होना है, उस न्यू नॉर्मल होने के लिए हमारे व्यवहार और हमारी सोच और परिस्थितियों के प्रति हमारा रेस्पॉन्ड कुछ इस प्रकार होना चाहिए। सबसे पहले मेरे मन में ये सोच आनी चाहिए कि मैं कमाने नहीं जा रहा हूँ, मैं कोरोना लेने जा रहा हूँ। दूसरी सोच ये होनी चाहिए कि बॉस संक्रमित कोई और नहीं है, मैं संक्रमित हूँ, और मैं संक्रमित हूँ
तो मुझसे लोग संक्रमित हो सकते हैं। अतः मुझे अपने आप से लोगों को दूर रखना है। जब मैं ये सोचूंगा कि कोरोना मैं फैला रहा हूँ तो मैं लोगों से दूर रहूँगा। लोगों से मुझे कोरोना आएगा, ये सोच हमें नहीं बचाएगी। हमें ये सोच बचाएगी कि मेरे को कोरोना है और मुझे अब दूसरों को नहीं देना है, इसलिए मुझे लोगों से दूर रहना है, तो मैं लोगों से दूर ही रहूँगा। ये सोच मुझे अपनानी पड़ेगी। मास्क, ग्लव्स, फेस शील्ड, सैनिटाइज़र, ये मेरे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा जरूरी है, बन रहे हैं। और जब भी मैं घर से बाहर निकलूँ मैं इन सब चीज़ों के साथ में निकलूँ। दूसरा, आयुष मंत्रालय ने जो आज हमें गाइडलाइन प्रोवाइड कराई हैं, जिसके अंदर है नियमित काढ़ा लेना, होम्योपैथी की कुछ मेडिसिन्स उन्होंने बताई हैं, उनका एक निश्चित डोज है जो हमें सहपरिवार हमें उसका पालन करना चाहिए। काढ़ा घर पे बनाया जा सकता है, मजाक नहीं है। जो लोग आज की डेट में क्वारंटाइन में रह रहे हैं वो 7 दिन 10 दिन इसी काढ़े का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको पूछा जाता है कि आप आयुर्वेद पे जाना चाहते हैं, होम्योपैथ पे जाना चाहते हैं, एलोपैथ पे जाना चाहते हैं, और उनको इसी तरह के ट्रीटमेंट दिए जा रहे हैं। हम घर पे रह करके इन ट्रीटमेंट का नियमित सेवन हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी तरीके से करना चाहिए। न्यू नॉर्मल अगर हम नहीं होंगे तो हमें पता है कि ये वायरस वुहान से मेरे शहर के 5 किलोमीटर, मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर आ गया है, पास की कॉलोनी में आ गया है। कल ये मेरी कॉलोनी तक, मेरे पड़ोस में और मेरे घर में भी आ सकता है। हम कैसे रोक पाएंगे इसको? 5 किलोमीटर दायरे तक नहीं रोक पाए तो मेरे घर पे आने से रोक सकते हैं? ये असंभव है। हमें अनुशासित रहना होगा और कुछ नियमों का पालन हमें करना होगा, वरना सरकार का सिर्फ 2 ही काम है। पहला काम ये है कि अगर हम इस बीमारी से संक्रमित हो जाते हैं तो हमें हॉस्पिटलाइजेशन करके और हमें सरकार हमारा इलाज करेगी, और अगर हम जिंदा बच गए तो हमें सरकार घर भेज देगी, और अगर हम मर गए तो सरकार हमें बोरे में पैक करके और हमें घर वालों को सौंप देगी। उस समय हमारा ज्ञान, हमारी जानकारी, हमारी बुद्धिमानी और हमारा कोई भी चीज़ हमारे काम नहीं आएगी। कुछ नियम है जिसको हमें समझना पड़ेगा। बचाव ही उपचार है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। मैं संक्रमित हूँ और मुझे अन्य लोगों को मुझसे दूर रखना है। ये 3 नियम हमें बचा सकते हैं। न्यू नॉर्मल होने से ही काम चलेगा। अंत में दूसरी कहानी पे आता हूँ। दूसरी कहानी एक मेंढक की कहानी है। एक मेंढक है, उसको पता है कि वो छलांग मार सकता है, पानी से बाहर निकल सकता है। उस मेंढक को एक जार में डाल दिया जाता है और उसको आधा पानी से भर दिया जाता है। उसको जब नॉर्मल पानी में भरते हैं तो मेंढक को बोलते हैं कि आप जंप लगाइए और इससे बाहर आके दिखाइए। मेंढक जंप लगाता है और बोलता है ये तो मैं आराम से बाहर आ सकता हूँ, और मेंढक बाहर भी आ जाता है। बल्कि मेंढक उस ऊंचाई से भी ज़्यादा ऊंचा उछल सकता है। धीरे धीरे जार को गर्म किया जाता है, पानी गर्म होने लगता है। मेंढक अपने विश्वास में रहता है कि मैंने जंप लगा के देख लिया है और मैं इस जार को बाहर कर दूंगा। पानी थोड़ा ज़्यादा गर्म होता है। मेंढक अब उस पानी से अपने शरीर को लड़ने के लिए धीरे धीरे तैयार करता है। पानी का उबाल थोड़ा सा और ज़्यादा होता है, थोड़ा और गर्म होता है। मेंढक अपनी शक्ति जो है उस पानी के गर्म को अब सहने की शक्ति के अंदर अपनी उन चीज़ों को वो धीरे धीरे अपनी शक्ति को खोने लगता है। एक समय ऐसा आता है जब वो गर्म पानी को सहना उसके लिए बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो मेंढक को लगता है कि अब मुझे छलांग मारनी चाहिए, और मेंढक जब छलांग मारता है तो वो अपनी शक्ति खो चुका होता है और वो उतनी ऊंचाई पे छलांग नहीं मारता, और अंत में उस मेंढक की मृत्यु हो जाती है। मेंढक की मृत्यु सिर्फ इसलिए होती है कि वो अति आत्मविश्वास में जी रहा होता है। हम भी कई बार अति आत्मविश्वास में जी रहे होते हैं, कुछ भ्रम में जी रहे होते हैं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है स्थितियों के प्रति हम किस प्रकार रेस्पॉन्ड करते हैं। यही एक समझदार व्यक्ति की पहचान है। वैश्विक चिंताएं छोड़ करके सबसे पहले हमें अपने आप को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी हमारी स्वयं की है। इस वार्तालाप के अंदर हमने बात करी है कि हमें सिचुएशन के प्रति रेस्पॉन्ड कैसे करना चाहिए। अगले 2 वीडियो में हम ये भी चर्चा करेंगे। मैं अपनी कुछ बातें ये भी शेयर करूँगा कि हम बाहर जाएं तो हमें क्या करना चाहिए, और अगर हम संक्रमित हो जाए तो हमारी सोच क्या होनी चाहिए। धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ। बचाव ही उपचार है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। धन्यवाद।